जय श्री राम। तो हम आज से जो है मैथ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। तो अगर आप किसी भी तरह से किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, या आपको लगता है कि मैथ जो है फंसता है, मतलब उतना समझ आता नहीं है, तो ये एक शायद बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए। बहुत ही शुरू से बेसिक से जीरो से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि अरे शुरू से क्या ये तो आती है, इसको स्किप कर देता हूँ। ये कभी मत सोचना। कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी बात कहाँ से समझ में आ जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है। और दूसरा, मैं कोशिश करूँगा कि इतना सिंपली पढ़ाऊँ कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे भी हो या मम्मी पापा जो अनपढ़ हो, उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं शुरू जहाँ से करना चाहूँगा वो है एक पॉइंट, यानी बिंदु। और हम एक बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक डॉट सा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैथ में ये बिंदु की क्या परिभाषा है कि इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, इसका कोई आकार नहीं है, बिल्कुल जीरो आकार है, बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल है ही नहीं। पर कुछ है इसके पास, एक खास चीज़ है इसके पास, इसकी एक लोकेशन है, एक स्थिति, एक जगह है कि ये यहाँ है। मतलब मैं एक बिंदु इधर रखा, इसकी कोई ऐसी लंबाई चौड़ाई नहीं है। इसकी बगल में अगर मैं 10 बिंदु रख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इधर तो क्या है, चौक से तो मैं बिल्कुल जीरो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का बना नहीं सकता, तो बोर्ड पे तो कुछ दूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कहूँ कि अगर मेरे पास 10 बिंदु है और बिल्कुल एक दूसरे से सट के, उनके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो कितनी लंबाई हुई, वो अभी भी जीरो ही है। समझना, कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। खैर ये वाली बात छोड़ो। हमने क्या बोला कि बिंदु के पास क्या है, एक खास चीज़ है कि उसके पास एक स्थिति है, एक उसके पास एक पर्टिकुलर लोकेशन है। अब इस चीज़ से मतलब क्या हुआ, इस बात का क्या मतलब, अभी दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं मैथ में, हमारे पास एक बहुत ही खास चीज़ है, वो है अपने नंबर्स यानी संख्याएं। तो संख्याएं मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, वो अलजेब्रा का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे मैं किसी भी उस चीज़ की वैल्यू बता सकता हूँ। कोई भी ऐसा वस्तु है जो मैग्नीट्यूड उसका जिसमें मेरे को उसकी दिशा ना बतानी पड़े, केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़े। जैसे ये चौक है, मैं कहूँगा कि ये एक चौक है, क्या है, एक चौक होगी। या मैं बोलूँ इसका वजन जो है, मान लिया 8 ग्राम है, अभी इसकी लंबाई मान लिया 2.5 सेंटीमीटर है, इसका टेम्परेचर अभी मान लिया 24 डिग्री सेल्सियस है, या फिर इसको केल्विन में बदलूँ अगर, 273 जोड़ के इसमें तो कितना हो जाएगा, 297 केल्विन है। तो ये जो 1 8 2.5 24 273 297, ये क्या है, ये संख्याएं हैं जो कि इस वस्तु का मेरे को एक पर्टिकुलर एक राशि है। जैसे नंबर, या यहाँ क्या बता रहा है, ये संख्याओं को बता रहा, संख्याएं। यहाँ पर ये क्या बता रहा, ये यहाँ पर आप कह सकते हो द्रव्यमान या वजन ही लिख लो वैसे तो, उसको बता रहे हैं, बट फिजिक्स के सेंस में देखोगे तो द्रव्यमान। यहाँ पर ये क्या बता रहा, लंबाई को बता रहा। यहाँ पर किसको बता रहा, तापमान को बता रहा। यहाँ ये भी तापमान ही है, और इसका आयतन भी मैं निकाल सकता हूँ। मान लिया इसकी गणित का यूज करेंगे, इसको एक एज ए सिलेंडर मानेंगे, और अगर मैं इसकी लंबाई बता दूँ और इसकी त्रिज्या बता दूँ, त्रिज्या मान लिया 0.3 सेंटीमीटर है, तो लंबाई आ गई मेरे पास और त्रिज्या आ गई,
इन दोनों चीज़ का यूज करके क्या क्या बता सकता हूँ मैं, इसका सरफेस एरिया बता सकता हूँ, इसको एक परफेक्ट सिलेंडर मान के। हालांकि ये जो है किनारों किनारों से सिलेंडर है नहीं, बेलन है नहीं है, बट हाँ मान के ये जो है अपना इसको बेलन मान के, ये आर होगी त्रिज्या, ये एच होगी ऊंचाई, तो इसका आयतन भी मैं बता सकता हूँ जो कि एक संख्या आएगी, ठीक है। और ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है पाई, ये भी बहुत खास एक संख्या है, बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी क्या है, मेरे पास संख्याएं हैं जो किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड मेरे को बता सकते हैं, बस उसके पास दिशा ना हो, बल्कि अगर दो दिशा भी हो, दो दिशा भी ये बता सकती है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल लाइन में हो कि लेफ्ट या राइट, बस या तो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, सिर्फ दो दिशा हो, तो मैं बता सकता हूँ, वो भी पॉजिटिव निगेटिव का यूज करके। मतलब अगर मैंने पॉजिटिव वाला नंबर लिखा तो मतलब राइट वाली दिशा होगी, और अगर निगेटिव वाला नंबर लिखा तो लेफ्ट वाली दिशा होगी। पर अगर मान लिया दिशा ये लेफ्ट, ये राइट था, ये लेफ्ट था, और यहाँ से दिशा कोई ये दिशा है, या ये डायरेक्शन है, या ये दिशा है, या ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ दिशा है, एक से ज़्यादा अगर मेरे को दिशा बतानी पड़े तो क्या होगा, तो मेरे को एक से ज़्यादा नंबर का एक कॉम्बिनेशन लगता है। जैसे दो नंबर, जैसे ये वाला है, तो मैंने देखा कि भाई मैंने नाप के देखा, इधर तक जो है ये 5 था और इधर तक जो है ये 2 था, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया 5 और 2 का, ऑर्डर्ड पेयर बनाया। ये एक्चुअली एक वेक्टर का काम करेगा अब, क्योंकि दिशा मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी अगर बतानी पड़े तो उसके लिए मेरे को वेक्टर चाहिए। अब ये क्या है, दो संख्याओं को एक ऐसी तरीके से लिखा है कि एक ये वेक्टर बन गया है, ठीक है। आगे बहुत कुछ चीज़ें बहुत आगे की लगेगी, कुछ चीज़ें बहुत पीछे की लगेगी, बट समझो सुनो चीज़ों को। तो ये अलजेब्रा का एक अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी इन सब बातों को फिर से पीछे आते हैं। मैंने कहा क्या हमारे पास संख्याएं हैं जो किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड बता सकते, किसी भी टाइप की राशि का, अगर उसके पास दिशा नहीं है, ठीक है। दिशा हो तो फिर वेक्टर चाहिए होते हैं, और ख़ास हर एक दिशा का हर एक पॉइंट अगर मेरे को लेना हो, तो ये जो मेरी दुनिया है ये 3 डायमेंशनल है, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ें होती है। तो मेरे को फिर 3 जो है 3 संख्याओं के पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि हर एक फिर उसमें हर एक वेक्टर बन जाएगा। नहीं बात समझ में आएगी, अभी थोड़ी सी ऊंची लेवल की है, छोड़ दो, अभी तो बात सिर्फ संख्याओं पे हो रही है, 1 2 3 4 पे हो रही है। ये चीज़ें क्यों मैं इतनी आगे की भी बोल देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जगे जानने की कि क्या है दुनिया, क्या चीज़ें हैं। सिर्फ ये नहीं कि हाँ फॉर्मूला में आंसर रख दिया और हो गया, नहा के गंगा जी। सीखने की इच्छा, और जब तुम्हारे अंदर सोच और वो समझ विकसित होगी, कि हाँ वो ऐसे होता है, वो ये ऐसे है, जब तुम खुद से देखने लगो चीज़ों, खुद से एनालाइज करने लगो, तब काम बनेगा। तो बाकी की कुछ चीज़ें समझ में आई हो या ना आई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ अभी तक 2 ही चीज़ों के बारे में बात करी है, वो एक बिंदु की, तो बिंदु का बारे में मैंने सिर्फ इतना बोला है कि इसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ होती नहीं है, और दूसरा संख्या होगी। अब अगर ये मेरी नंबर लाइन है और इस पर मैं इधर लिखता हूँ 0, और इधर लिखा 1, इधर लिखा 2, इधर लिखा 3, तो यहाँ का जो बिंदु है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, एक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ का जो बिंदु है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है। और मैं कह सकता हूँ कि इस बिंदु में और इस बिंदु में कितनी दूरी है, तो उस बिंदु में 1 यूनिट की दूरी है। यूनिट अब यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, वो आपका पैमाने पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पर यूनिट बोलूँगा अभी मैं उसको खास। अब 1 और 3 के बीच में कितनी दूरी है, 2 यूनिट की दूरी है। मतलब क्या समझा, मतलब समझो इस चीज का कि बिंदु की अपनी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, पर उसकी एक लोकेशन होती है, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वो बिल्कुल हमको पता होता है इतनी दूरी है जी इन 2 बिंदु की। इसकी खुद की लंबाई चौड़ाई नहीं है, पर इसके और इसके बीच की जो दूरी है उसकी लंबाई फिक्स है 2 बिंदुओं के बीच की, ठीक है। तो ये बिंदु अकेला है, हर बिंदु एक नंबर को डिफाइन करता है। और अगर एक बिंदु के अगर कोई लंबाई होती ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती। क्यों गड़बड़ हो जाती सोचो, अभी बताऊंगा। अब इस चित्र को थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके जूम करता हूँ। जूम करके मेरे को कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे मेरा 0 है, और जूम किया तो 1 मेरा यहाँ पर चला गया। इसके बीच में और बिंदु है 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, नहीं एक काम करता हूँ, 2 डालता हूँ, 4 डालता हूँ, 6 डालता हूँ, 8 डालता हूँ, और फिर 1 आ जाएगा मेरा। 0.123 भी आएंगे, और ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। अब देखो, अब जूम किया, हर एक बिन और पॉइंट्स आ गए, उन पॉइंट्स की अपनी एक लोकेशन है। ये पॉइंट दिखा रहा है इस संख्या को, ये पॉइंट दिखा रहा है इस संख्या को, ये इसी के अंदर से जूम होके आया है ये ऐसे। ऐसे समझो, ये 1 2 3 4 फीटी तुमने देखी होगी ना, उसके अंदर भी लाइन लाइन सी होती है। इसको और जब तक मैं जूम करता जाऊंगा मेरे को अंदर ही अंदर संख्याएं मिलती जाएगी। जितना जूम करता जाऊंगा उतनी मेरे को अंदर संख्याएं मिलती जाएगी। तो अगर एक पॉइंट की कुछ खास लंबाई चौड़ाई होती तो एक पॉइंट की लंबाई में फिर ज़्यादा जूम करने से उसमें 10-20 नंबर मिल जाते। लेकिन एक पॉइंट की एक खास यूनिक लोकेशन होती है। क्या होती है? यूनिक लोकेशन। यानी अगर जहाँ ये मैं 1 का पॉइंट जो बिंदु है, अगर मैं उसको जूम करता रहूँ तो 1 के पॉइंट पे 1 ही रहेगा सिर्फ। वहाँ ऐसे नहीं होगा कि 1 के पॉइंट के अंदर ही 1.001 मिल जाए, 1.002 मिल जाए। ठीक है, अगर समझ में आ रही है बात तो अच्छा है, नहीं भी आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सुनते जाओ। ठीक है, तो हर पॉइंट की खास लोकेशन होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि पॉइंट को हम इस तरीके से माने कि पॉइंट की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। क्या एक पॉइंट इस असल दुनिया में एग्जिस्ट करता है? एक असल दुनिया में होता है? नहीं होता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। ठीक है, पर गणित में होता है, और गणित हमारा वैसे ही काम करता है, और फिर वो गणित असली की दुनिया में भी काम करता है। ठीक है, जैसे गणित, जैसे हम रेखाओं की बात करते हैं, एक चीज़ है जिसके पास लंबाई है लेकिन चौड़ाई ऊंचाई नहीं है। असल दुनिया में तो ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। कोई भी चीज़ होगी उसके पास कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई, कुछ मोटाई, तीनों डायमेंशन। क्योंकि दुनिया क्या है हमारी? 3D है, 3 डायमेंशनल है दुनिया। क्या है? 3 डायमेंशनल है। एक पॉइंट क्या हुआ? एक पॉइंट जो है, पॉइंट हुआ है 0 डायमेंशनल। एक लाइन खींचूंगा, लाइन क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी 1 डायमेंशनल। एक प्लेन बनाऊंगा, प्लेन जिसके पास सिर्फ एरिया है लेकिन कोई ऊंचाई नहीं है, कोई मोटाई नहीं है उसकी। जैसे ये बोर्ड हो गया, लेकिन बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे कोई चीज़ खड़ी नहीं कर सकता। मतलब इसको बोलते हैं एक सतह, प्लेन, जिसके पास एरिया तो होता है। जैसे ये लाइन है, लाइन के पास लंबाई तो है लेकिन इसका कोई एरिया नहीं होता क्योंकि इसकी कोई मोटाई नहीं है। ऐसी प्लेन है, इसके पास एरिया है, चारों तरफ की लंबाई है, लेकिन इसके पास कोई वॉल्यूम यानी आयतन नहीं है। इसके अंदर हम कुछ डाल नहीं सकते। जैसे बोर्ड के अंदर मैं कुछ डाल नहीं सकता, लेकिन गिलास होगा उसके अंदर डाल सकता हूँ। समझे ना? हर 3D ऑब्जेक्ट के पास एक 2D सतह भी होती है। जैसे ये बोतल है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज़ है, लेकिन इसका जो ये सतह है, ये सतह क्या है? ये सतह 2D है, सबसे ऊपर की जो सतह है। समझ आ रहा होगा कुछ कुछ बात, नहीं आ रही कोई बात नहीं, आएगा लेकिन मज़ा बहुत आएगा इसमें। तो ये क्या हो गया? ये 2D हो गया। और कोई आयतन, जैसे कोई चीज़ हो, कोई ईंट, कुछ भी, असल दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो अपनी 3D होती है, जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर चीज़ होगी। तो इसके लिए हम एरिया की भी बात करेंगे। सरफेस का जो है, इसकी जो सतह है, जो 2D सतह है, उसके सरफेस एरिया की बात करेंगे हम। ठीक है, सरफेस एरिया की। और फिर इसके पूरे अंदर इसमें कितना कुछ चीज़ डाल सकता है उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन अभी सिर्फ नंबर्स पे रहते हैं। तो नंबर में मेरे पास क्या हो गया कि हर पॉइंट पे, इस नंबर लाइन की हर पॉइंट पे क्या है? एक नंबर है, और उसको जितना मैं जूम करता जाऊंगा उसके अंदर से और उतने ही नंबर निकलते जाएंगे। मतलब कोई भी 2 मैं नंबर ले लूँ, छोटे से छोटे, उसके बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। और ये जो मैं संख्याओं की बात कर रहा हूँ, ये सब कौन सी संख्याएं है? ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, रियल नंबर्स। यानी ये बात भी ध्यान रखना, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है।
ठीक है। और लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दे दे और बोल दे कि ये सही है या गलत है, तो यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ रहा है कि वो संख्याएं जो बोल रहा है वो रियल नंबर है या नहीं है। जैसे मेरे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। मैं बोलूँ क्या 2 और 4 के बीच में अनंत संख्याएं है? नहीं, एक ही है जी, 3 बस खाली। क्या 2 और 3 के बीच में अनंत संख्या है? एक भी नहीं है, अगर नेचुरल नंबर की बात हो रही हो। या इंटीजर्स की बात हो रही हो, यानी इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, 0 1 2 और सारे के सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव और वही सब निगेटिव में भी, -1 -2 -3 -4। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ याद नहीं, जब याद आएगा तब बताओ। हिंदी में क्या बोलते थे इंटीजर्स को, है भूल गया। कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे मतलब जहाँ मेरे नंबर्स पॉइंट में आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है पता है, वो जिसको P/Q के रूप में लिख सके, जहाँ P एक इंटीजर हो। आ रहा है दिमाग में इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं धीरे धीरे, और Q भी एक इंटीजर हो, पर Q जो है 0 ना हो, Q 0 ना हो। जैसे 4/5 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगी। हर एक इंटीजर भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। जैसे 5 है, 5/1 लिख दिया, P/Q हो गया, 5 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर्स है वो तो सब परिमेय संख्या में आती है। लेकिन और भी आते हैं जो कि जैसे 7/12 हो गया, जैसे 22/7 हो गया। 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है। लेकिन एक बात और बता दूं, पाई और 22/7 एक ही चीज नहीं है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ओके, क्या है पाई, इसके बारे में भी विस्तार से कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये जितना अभी याद है ये समझ लो, ये एक वृत्त है, सर्कल है, और ये उसकी रेडियस है r, तो ये उसका डायमीटर हो गया 2r, ठीक है। तो इसकी बाहर की ये परिधि है, सरकमफेरेंस, इसकी क्या लंबाई है, मान लिया l है, वह कुछ भी l, और इसका जो डायमीटर है वो हो गया 2r। उसको डिवाइड करूंगा तो जो संख्या आएगी उसको बोलते हैं पाई। और पाई का मान निकालने के लिए अलग अलग मेथड है, वो सब चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी फिलहाल घूम के फिर से अपने नंबर्स पे आते हैं। तो मैं तुमको एक बार नंबर्स के सेट्स का परिचय दे दूं। नंबर के सेट क्या क्या है, जैसे 1 2 3 और यहाँ से ऐसे ऐसे संख्याएं चलती रहे, उसको मैं बोलता हूँ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का एक खास बात है, अगर मैं कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ूं तो उसका उत्तर भी एक प्राकृतिक संख्या आएगा। जैसे मैं 7 को और 50 को जोड़ूं, उत्तर क्या है 57, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। कोई भी दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ूं तो उत्तर जो है हमेशा एक प्राकृतिक। अच्छा, अब याद आया मेरा, इंटीजर, उसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक। लेकिन अगर मैं घटाऊं, घटाने में ये जरूरी नहीं है, जैसे मैं 2 में से 3 घटाऊं तो उत्तर जो है -1 आएगा, पर -1 जो है मेरा वो नेचुरल नंबर में नहीं होता। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर वो नहीं है, ठीक है। मतलब -1 जो है नेचुरल नंबर में नहीं है।
और ये जो सेट है इसको सेट बोलते हैं, एक चीज़ का ग्रुप ऐसे लिखना। तो उसको लिखते टाइम कभी कभी ऐसे कर देते हैं, लेटर को अलग से बनाना। जैसे वास्तविक संख्याओं का सेट जब मैं लिखूंगा तो उसको ऐसे ऐसे जानबूझ के एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देते। कुछ नहीं है, सब गणित की फालतू की चुल है। तो अगर मैं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ूं तो उत्तर हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगा, लेकिन घटाऊं तो ये जरूरी नहीं है। अगर मैं एक प्राकृतिक संख्या की दूसरी प्राकृतिक संख्या में गुणा कर दूं तो उत्तर एक प्राकृतिक संख्या आएगा हमेशा। पर एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग कर दूं तो उत्तर प्राकृतिक संख्या आए, वो जरूरी नहीं है। पर उत्तर वो हमेशा क्या आएगा, उत्तर वो हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। जैसे लिख दे, एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा आएगा। ए ऑप्शन दे दिया प्राकृतिक संख्या, बी ऑप्शन दे दिया पूर्णांक, सी ऑप्शन दे दिया परिमेय संख्या और डी ऑप्शन दे दिया कुछ कह नहीं सकते। तो सी ऑप्शन हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ में, इन सब संख्याओं के साथ में जीरो को भी लगा दूं तो ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स यानी पूर्णांक। इनमें भी बाकी सारी बात तो चलेगी, लेकिन वो जो परिमेय संख्या वाली बात है वो नहीं चलेगी, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर हम जीरो से भाग करें तो ये चीज़ मेरी परिभाषित नहीं होती। परिभाषित नहीं मतलब हमको नहीं पता जी वो क्या हो गया गणित में। हम इस ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं। ठीक है, तो 1/0 क्या है हमारे लिए, परिभाषित नहीं है। तो वही बात अगर मैं कहूँ कि P/Q, अगर तुम ये गारंटी दो मुझे कि Q की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर मैं कह सकता हूँ ये हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या, इसका उत्तर आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके साथ में निगेटिव नंबर्स भी लगा दूं, इसके साथ में -1 और -2 और माइनस की भी सब संख्या लगा दूं तो मैं इनको बोलता हूं अब इंटीजर्स। क्या बोलता हूं, इंटीजर्स या पूर्णांक। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या है, अगर मैं एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर जोड़ता हूं तो जो आंसर आएगा मेरा वो भी एक इंटीजर होगा। वो तो जो है ठीक है, नेचुरल नंबर में भी वो बात तो लागू थी अपनी। लेकिन अगर मैं एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाऊं तो जो आंसर आएगा, कुछ भी मुझे नहीं पता क्या आएगा, वो भी इंटीजर ही होगा। जैसे मैं 5 में से 15 घटाया, आंसर क्या आया, -10, वो भी इंटीजर है निगेटिव वाले में। ठीक है, 10 में से 20 घटाया, 25 घटाया, आंसर -15, वो भी इंटीजर है। तो अब ये जो है प्लस के लिए भी क्लोज्ड है पूरा। क्लोज का मतलब होगा कि जोड़ूंगा दो को तो आंसर उसी मत एक कोई आऊगा। ये माइनस करने के लिए भी क्लोज है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए भी क्लोज है। कोई भी दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करूं मैं, कोई भी दो ले लो, 20 × 500 कितना उत्तर हो गया, 10,000 हो गया। वो भी क्या है, इंटीजर है, बिलोंग्स टू आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटीजर को। और ये होता है एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, मतलब इसके अंदर है वो, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 करते करते कहीं ना कहीं 10,000 भी आएगा। ये सब चीज़ कुछ के लिए नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं है, सीखना है ना। लेकिन डिवाइड में फिर वही बात आ जाएगी, जहाँ भी 0 से डिवाइड होगा या 2/3 हो गया, -4/5 हो गई, ये सब संख्याएं क्या है, ये सब संख्याएं अब परिमेय संख्याओं में चली जाएगी। पॉइंट टू में इनके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -0.8। तो ये जब पॉइंटों में बात चली जाएगी तो वो मेरा नहीं रहने का इंटीजर। अब इसके अलावा जो मेरी आएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को मैं 1 2 3 करके ऐसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोई भी मैं 2 परिमेय संख्या लूँ
उसके बीच में अनंत संख्याएं है, अनंत। ठीक है, तो ऐसे कोमा कोमा करके नहीं दिखा सकता कि 1 आएगा फिर 2 आएगा कोई 3 आएगा। 1 है, 1 के बाद अगली संख्या क्या आएगी ये नहीं कहा जा सकता। कोई कहेगी जी 1 के बाद तो छोटा लेना था, मैं 1.1 ले लो, उससे छोटा 1.01 हो जाएगा, उससे छोटा 1.001 हो जाएगा, उससे छोटा 1.000000000000001 हो जाएगा। ये 0 कहीं तक ले जाए तो 1 के जस्ट बाद क्या आएगा कुछ नहीं पता। इसके 1 के और ये इतनी छोटी संख्या, इसके बीच में भी अनंत संख्याएं है और अनंत परिमेय संख्या है, इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या है। तो मैं उसको ऐसे करके नहीं दिखा सकता, मैं उसको बस यही रूल बताऊंगा उसका कि 2 संख्याएं है p/q और मेरा p भी क्या है, एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, और मेरा q भी क्या है, एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के दिखा दूंगा, 2/5, 4/20, 10/100, 1/10 ही हो गए तो 20/525, 5/7 कुछ भी। ठीक। अच्छा, परिमेय संख्या में क्या खास बात है, अगर पॉइंट के बाद वह संख्या है चल रही है तो या तो वह कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, ये यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया, ये या तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी या फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं 22/7 का एग्जाम्पल ले, 22/7 का एग्जाम्पल ले तो क्या है, 7 से 22 को भाग करो, 7 या 21 कितना आ गया, 1 पॉइंट लगाया 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, फिर 6 0, 7 अठे 56, फिर 4 0, 7 पंजे 35, फिर 5 0, 7 सते 49, फिर 1 0, 7 एकम 7। यहाँ से 1 4 2 8 5 7 आ गया, फिर से 1 आ गया, 10 और 7 यहाँ से फिर कहानी रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, फिर 1 2 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 यही रिपीट होता चला जाएगा। मतलब 22/7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे 22/7 बराबर ये इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, यही रिपीट होता जाएगा हमेशा। ठीक है, वो हो जाएगी परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं अपनी पाई लिखता हूँ, पाई की वैल्यू होता है 3.14159 और पता नहीं आगे क्या क्या आएगा, पर रिपीट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि पाई जो है वो मेरा एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो 22/7 को पाई कहना है वो पॉइंट के 2 डिजिट तक ही सही है, उसके बाद इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग। मतलब पाई बराबर जब मैं 22/7 लेता हूँ तो वो क्या है, एक एप्रोक्सीमेशन है, मतलब लगभग मान है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है पाई, क्योंकि हमेशा ही चलता रहेगा। जो अपरिमेय संख्या है उनके चलता ही रहता है, जस्ट उनका वैल्यू नहीं बता सकते। मैं बस हाँ ये बात बता सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया तो ये वैल्यू मेरी 3.142 से छोटी होगी। ठीक है, और ये भी बता सकता हूँ कि ये क्योंकि यहाँ पर जो है 1 के बाद भी कुछ आ रहा है तो ये 3.141 उससे बड़ी होगी ये वैल्यू। तो मैं लगभग वैल्यू तो बता सकता हूँ कि यहाँ इसके आसपास मान रहेगा, पर क्यों एग्जैक्ट वैल्यू, एक एग्जैक्ट वैल्यू रखना मुश्किल है कि चलता रहेगा, पर उसके बावजूद भी इसके लिए हमेशा एक पॉइंट है। नंबर लाइन में मैं जूम करता रहूँगा, इसके लिए एक पॉइंट है, पर वो पॉइंट एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट एक फिक्स वो नहीं है। हाँ, पा रहा है, ढूंढ रहे पे मिल रहा है, क्योंकि वैल्यू ये चलती जा रही है। इस बात का मतलब तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को भी शायद उतना नहीं समझ, छोड़ दो। जैसे ये एक संख्या, इसका एग्जैक्ट पॉइंट पता है मेरे को, क्योंकि ये यहाँ पे जाके रुक गई 2 पे जाके, ये रुकी नहीं है, ये चलती जा रही है। ठीक है, चलो, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पाई अपरिमेय होगी। जैसे √2 है, रूट में 5 है,
ये भी क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है मेरी। क्लास 10 पे हम ये पढ़ते हैं कि सिद्ध करिए √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.414 और आगे 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 चलती जाएगी। ठीक है, लेकिन ये √2 और √3 की वैल्यू याद रखने से अच्छा है यहाँ तक, लेकिन ये याद रखना कि ये रुकेगी नहीं कहीं, ये चलती चलती जाएगी। तो दो परिमेय संख्या है मेरी, कोई भी दो परिमेय संख्या है, 2/3 और 4/5 है, इनके बीच में हमेशा कितनी संख्या होगी, अनंत संख्याएं होगी। उन अनंत संख्याओं में भी अनंत अपरिमेय संख्या होगी और अनंत परिमेय संख्या होगी। कोई भी छोटे से छोटे दो नंबर लूं, कोई भी दो परिमेय संख्या लूं, उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं है, और कोई भी दो अपरिमेय संख्या लूं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं है, और ये सब मिलके वास्तविक संख्याएं है। क्यों? क्योंकि इन सब का जो स्क्वायर है, जब इनको मैं स्क्वायर करूंगा मतलब उसी संख्या की खुद में मल्टीप्लाई करूंगा, वो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या, जैसे -4 है, -4 की -4 में मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 16 आएगा, यानी -4 का स्क्वायर भी क्या है, 16, यानी पॉजिटिव संख्या है। और 4 का स्क्वायर लूंगा, वो तो हमको पता ही है, 4 का स्क्वायर जो है 16। मतलब हर एक वास्तविक संख्या का स्क्वायर करने पे हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। क्या मिलता है? पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरी कोई संख्या है x, ठीक है, x है, और x का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, x का मैं स्क्वायर कर दूं और आंसर आ जाए मेरा निगेटिव है, मान लिया -1 आ गया, तो x क्या मेरा एक वास्तविक संख्या हो सकता है? यही क्वेश्चन आएगा कि x² बराबर -1 है। तो ऑप्शन देखो, क्वेश्चन के ऑप्शन देखियो कि x² की वैल्यू क्या है मेरी, -1 है। ऑप्शन नंबर ए, x एक वास्तविक संख्या है। इस बात को, हिंदी की बात को शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसीलिए ये सब शॉर्टकट निकाले जा रहा है कि इतनी वो ना निकालना पड़े। ऑप्शन बी, x एक पूर्णांक है। ऑप्शन सी, x एक परिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, अगर किसी ने नहीं पता इस चीज़ का कि वास्तविक संख्या का, पहली बात तो ये जो पूर्णांक है, ये जो परिमेय संख्या है, ये सब वास्तविक संख्याओं के हिस्से है, ये सब वास्तविक संख्या में ही आते हैं, क्योंकि इन सब का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। लेकिन इसका x का स्क्वायर तो एक निगेटिव संख्या है, तो वो ना वास्तविक संख्या है, ना पूर्णांक है, ना परिमेय संख्या है, कुछ नहीं है। वो क्या है? वो एक सम्मिश्र संख्या है। तो इस क्वेश्चन में तो आंसर हम लगाएंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या है, वो एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे टाइम क्या इतना हो गया, मेरे को आधे घंटे की बनानी थी। हाँ 33 मिनट हो गए। चलो 2-4 बात और बताता हूँ और बाद में देखते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर अच्छा इस चीज़ को ऐसे देखो, x² बराबर -1, -1 इधर आया तो x² -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू इधर क्या होता है 0। या अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये इधर ऐसे कैसे आता है, तो ऐसे समझो कि मैंने दोनों साइड 1 जोड़ दिया, x² +1 हो गया, इधर -1 और +1 हो गया, तो x² +1 और इधर -1 +1 जुड़ के 0। ये एक समीकरण बोल दे। ऐसे भी क्वेश्चन को बोल सकता है, इस समीकरण का हल में x का मान होगा वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो असल में इस समीकरण का हल में x का मान क्या आएगा, x² बराबर -1 और x बराबर √-1। और जहाँ भी अंडर के अंदर -1 मेरा आ जाए, वो मेरी वास्तविक संख्या नहीं बची, वो क्या होगी मेरी, वो मेरी सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या, इसको खास तौर पे रूट में -1 को मैं लिखता हूँ i करके, आयोटा बोलते हैं इसको, i करके। ठीक है, अब
इन सम्मिश्र संख्याओं का क्या बात है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये एक वास्तविक दुनिया को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि वास्तविक दुनिया में तो किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वास्तविक दुनिया को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन इस गणित का यूज करके हम जो समीकरणें हल करते हैं और जो बाद में हम उसके रिजल्ट निकालते हैं, वो सब से मैं वास्तविक दुनिया को समझने के लिए वो सब बहुत ज़रूरी है ना। फिजिक्स को, एडवांस मैथ को, हर कुछ चीज़ को समझने के लिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, जिस बेस पे मेरा फ़ोन चल रहा है, जिस बेस पे एआई चल रहा है, उस सब के सबसे जड़ में ये एक चीज़ है, सम्मिश्र संख्या, जिसका स्क्वायर ही निगेटिव है। बहुत खास चीज़ है। अब इस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन काफ़ी नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन अकेली काफ़ी नहीं है, उसके बस की नहीं है इसको रिप्रेजेंट करना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसके लिए हम दो लाइन बनाते हैं, ठीक है। इधर x इधर y, ठीक है। और चलो खैर ये वैसे हमारे सिलेबस में भी उतना नहीं है, तो कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में चर्चा करूँगा। तो लेकिन एक थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ, जैसे x की वैल्यू इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, और इधर ये 1 2 3 1 2 3, और मेरी सम्मिश्र संख्या 2 + 3i। ये संख्याएं भी देखो एक दूसरे के जोड़ से बताई जाएगी। इसमें कुछ वास्तविक हिस्से हैं इसके और कुछ काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट है। तो 2 इधर 3 इधर ऐसे। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मेरा इस वाली संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, 2 + 3i को। मतलब अब संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन काफ़ी नहीं है मेरी, अब मेरे को एक पूरा का पूरा प्लेन चाहिए। उस प्लेन का हर पॉइंट एक संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इस जब मेरी संख्या एक लाइन पे थी तो मैं कह देता जब इससे मैं आगे जा रहा हूँ तो वह संख्या बड़ी है, और इससे पीछे आ रहा हूँ तो वह संख्या छोटी है। लेकिन इस प्लेन में क्योंकि संख्याएं है, तो संख्या कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यहाँ पे वो भी खत्म हो गया। मतलब मैं ये कह ही नहीं सकता कि 2 + 3i जो है वो छोटा है 4 + 5i से, कि 2 + 3i जो है जी वो छोटा है 4 + 5i से। नहीं, ये सब ये चिन्ह का मतलब ही नहीं है कुछ यहाँ पे। यहाँ पर बराबर तो हो सकता है 2 + 3i किसके बराबर हो सकता है, 2 + 3i के बराबर हो सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या खुद के बराबर हो सकती है, लेकिन किसी संख्या से वो छोटी बड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम हर एक संख्या का उसका एक रियल पार्ट, एक मैग्नीट्यूड उसका परिभाषित करेंगे, जो कि मैं क्या करूँगा, √में 2 का स्क्वायर करूँगा और 3 का स्क्वायर करूँगा, और ये हमेशा एक रियल वैल्यू निकल के आएगी कुछ। जैसे कि इस केस में क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √13 आएगा। ये इसकी वैल्यू, और जब मैं 4 + 5i करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 16 + 25 √41। तो इन दोनों को मैं कह सकूँ इनमें से कौन सा छोटा बड़ा है। यानी मैं ये कह सकूँ जो 4 + 5i होगा वो थोड़ा सा 4 ज़्यादा दूर को 5 ज़्यादा दूर को यहाँ को होगा, और ये 2 + 3i तो पास में कोई होगा। पर क्या ये 2 + 3i 4 + 5i से छोटा है? यहाँ पर छोटे बड़े की कोई बात नहीं होती, छोटे बड़े की बात भूल जाओ। तो संख्याओं का खेल भी बहुत मुश्किल है, बहुत जैव भी है। पर ख़ास बात क्या है, ये संख्याओं से मिलके हम अपने असली दुनिया की चीज़ों को व्यक्त करते हैं, असली दुनिया को हम समझते हैं। सूरज का उगना, बारिश का बरसना, नदी का बहना, हवा का चलना, वो सब समझने के लिए हमको शुरुआत से ये संख्याएं ही हेल्प करती है। ये संख्याएं, ये पॉइंट, ये लाइंस, और हम धीरे धीरे करके और बहुत चीज़ें समझेंगे। आज का जो ये क्लास था, ये मेरा कोई प्लान नहीं था कि इसमें क्या क्या पढ़ाना है, तो मेरा यही था कि आज मैं खाली कुछ कुछ बेसिक बात जो जिस टाइम पे मन में आएगी वही बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, ये स्टाइल अगर ठीक लगे तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगे कुछ और सुझाव है तो मेरे को बताइए। जय श्री राम।